So the next topic we are taking is what are the टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट के दो सेगमेंट है। वो दो सेगमेंट क्या है? हमारा फर्स्ट हो गया मनी मार्केट। ओके, सो दिस इज आवर मनी मार्केट एंड द सेकेंड सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज कैपिटल मार्केट। Now what is money market? मनी मार्केट में इन्वेस्टर तब जाएगा और बोरोअर तब जाएगा जब जो है उसकी शॉर्ट टर्म नीड होगी, और कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म मार्केट। सो फर्स्ट विल कंसाइज व्हाट इज मनी मार्केट। तो मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पे बोरोवर या लेंडर अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए जाते हैं। जब हम शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, इसका मतलब जो हमारे बिजनेस का वर्किंग कैपिटल है, हमारी जो वर्किंग साइकिल मेंटेन करने के लिए हमें कहीं पे भी हर्डल लगा, हमें फंड्स की जरूरत है, तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने के लिए हमें फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करेगा। प्लस इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। उसके यूनिक फीचर्स क्या है कि इसके जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं, दीज पार्टिसिपेंट्स आर ईदर द शेड्यूल्ड बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, या फिर हमारी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है वो मनी मार्केट में ट्रेड होती है। प्लस यहाँ पे अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स मिलती है। अनसिक्योर्ड बोरोइंग का मतलब ये हुआ कि जिन सिक्योरिटीज के लिए मॉर्गेज या वो सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती, राइट? सो इफ यू सी योर एनसीईआरटी बुक, इट हैज इलैबोरेटेड कि मनी मार्केट क्या होता है, और आप इसको आराम से रीड कीजिए और इसका जो क्रक्स है वो मैं आपको बताती हूँ। इट सेज दैट मनी मार्केट इट इज यूज्ड for those financial instruments जिसकी maturity है less than 1 year, that means it is short term. Second, it is a market for short term borrowing, unsecured loan, low risk, highly liquidity and are traded every day. Now why we are saying that this is having a low risk? Reason being कि यहाँ के जो players हैं वो है trustworthy players, okay? Either those credit worthy companies or the government entities, or we have RBI themselves playing into the money market. तो उसके participants trustworthy होने की वजह से ये जो है low risk market है in comparison to capital market. Then it says it helps in raising the short-term funds and temporary deployment of these funds. इसका मतलब मैं directly और indirectly कह रही हूँ कि अगर business firms को working capital चाहिए तो फिर वो money market से वो पैसा arrange कर सकती है, right? अब हम देखेंगे कि money market के जो है major instruments क्या होते हैं, तो उसमें हम one by one will take up what are these major instruments. So first, so we'll see that what are these money market instruments. So one by one we'll check up. So first we'll take up is certificate of deposit. Certificate of deposit is also called as CD. Okay, what are these certificate of deposit? जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक डिपॉजिट का सर्टिफिकेट है, ठीक है? तो जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास अटेंड करते हैं उनको हमने एक सैंपल दिखाया, ठीक है? उसमें हमने देखा कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में क्या लिखा जाता है। अब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा बैच अटेंड नहीं किया है उनको मैं समझाती हूँ कि उस डिपॉजिट सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि इस XYZ बैंक ने, ओके, बैंक का नाम होता है, तो इस XYZ बैंक ने जो है लोन लिया है XXX अमाउंट का, दैट मीन्स उसमें अमाउंट लिखा होता है, ठीक है? एंड इट सेज कि द बियरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ओके, तो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई या मिस्टर जेड वो नहीं लिखेगा, वो लिखेगा कि भैया ये जो बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैंने लोन लिया है, वो अगर ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास लेके आता है तो वो दैट पर्सन हैज द राइट टू टेक अप द मनी बैक फ्रॉम मी, ओके? सो द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इट डजंट टेल यू मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। फिर वो लिखता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जो भी मनी बैंक ने बोरो किया है उसका इंटरेस्ट रेट XX है, ओके? सो दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज रिटन इन द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो इससे हमें क्या
समझ आया, हमें ये समझ में आया कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो सर्टिफिकेट है जिसमें बैंक जो है एक फिक्स अमाउंट लिखती है कि मुझसे जो है मैंने कितना बोरो किया, प्लस एक फिक्स इंटरेस्ट रेट लिखती है, प्लस वो लिखती है कि आपका टेन्योर कितना है, कि भैया ये बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है मेरे पास आए, लेकिन ये कितने दिन बाद आए भैया, 181 डेज बाद में, 91 डेज बाद में। इसका मतलब इसका क्या होता है जी, एक फिक्स टर्म होता है। तो इससे हमें एक चीज समझ में आई कि भैया इसका टर्म, इंटरेस्ट और अमाउंट फिक्स्ड है, प्लस ये एक बोरोइंग है। क्या इसमें कहीं मॉर्टगेज की बात की? नहीं की। इसका मतलब ये क्या है, एक अनसिक्योर्ड बोरोइंग है। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जब बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करता है, इसका मतलब जो ये सर्टिफिकेट मेरे पास लेके आए, इसका मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो एंडोजेबल है। एंडोजेबल का मतलब हुआ कि एक आदमी जिसने ये इनिशियली सर्टिफिकेट लिया होगा वो जो है इसको आगे पास ऑन कर सकता है, आगे उसको ड्रॉ कर सकता है। तो इट कैन बी पास्ड ऑन बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी, Mr. B to C, C to D, and then D can go to bank and claim this amount with the interest after the maturity of the CD. तो CD के फीचर्स आप इस स्टेटमेंट से ही याद कर सकते हो। जो CD में लिखा होता है वो CD आपको खुद बताता है कि भैया मेरे फीचर्स क्या हैं। क्या फीचर है जी, आप रिपीट कीजिए। इसमें मॉर्टगेज नहीं लिखा तो ये अनसिक्योर्ड बोरोइंग है, ये शॉर्ट टर्म है, इसका जो इंटरेस्ट है, इसका जो अमाउंट है और इसका जो टर्म है वो फिक्स्ड है। इसका जो बियरर है वो क्लेम कर सकता है अमाउंट, बियरर क्लेम कर सकता है। इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, ये इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल है और एंडोजेबल है, राइट। सो दिस इज योर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। So the next instrument we'll take up is call money. तो बेसिकली हमारी जो भी बैंकिंग सेक्टर है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई, राइट। और आरबीआई जो है टाइम टू टाइम इनके कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। उसी तरह से एक कंट्रोल पॉइंट है सीआरआर रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर रेशियो अगर हम लेमन टर्म में इसके सिर्फ शब्दों से समझना चाहे कि भैया ये सीआरआर क्या होता होगा, तो सीआरआर इट सेज कैश रिजर्व, मतलब ऐसा कैश जो रिजर्व में रखना है। रेशियो मतलब वो प्रपोर्शन जिसको आपको रिटेन करके रखना है, राइट। सो जितना कैश इतना तो कैश बैंक के पास में होना ही चाहिए। तो ये कंट्रोल सेट किया है आरबीआई ने, ताकि जो बैंक्स हैं उनके पास में सफिशिएंट फंड्स हो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। अब क्या होता है जब हमारी लिक्विडिटी टाइट होती है, जब कैश क्रंचेस होते हैं मार्केट में, राइट, देन इट माइट हैपन कि बैंकिंग सेक्टर को अपना सीआरआर मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही हो, राइट। तो अब उसमें क्या करेगी, उसमें बैंक के पास में एक ऑप्शन रहता है कि एक बैंक दूसरे बैंक से लोन ले सके, अमाउंट बोरो कर सके। सो this is the instrument, this call money is the instrument which helps one bank to borrow from other bank for the purpose to maintain the CRR. अब सीआरआर मेंटेन करने के लिए जो मैंने बोरोइंग दी उसको हम कहते हैं कॉल मनी, ठीक है। अब सीआरआर जो रेशियो है ये फ्लक्चुएट करता है, ये चेंज कर सकती है आरबीआई। तो आरबीआई सीआरआर रेशियोस चेंज कर सकती है, इस वजह से जो हमारी इंटरेस्ट रेट होगी सीआरआर की वो भी फ्लक्चुएट कर सकती है, राइट। तो पहली बात हम समझेंगे कि कॉल मनी पे जिस इंटरेस्ट रेट से अमाउंट पे होता है उस इंटरेस्ट रेट को एक यूनिक नाम दे दिया गया है, एंड दैट नेम वी कॉल दैट इंटरेस्ट एज कॉल रेट्स। सो वी कॉल एज कॉल रेट्स। क्योंकि सीआरआर फ्लक्चुएट होता रहता है तो जो मनी रिक्वायरमेंट है वो भी फ्लक्चुएट हो सकती है बैंक्स में, तो उसका इम्पैक्ट हमारे कॉल रेट्स पे पड़ता है। सो दीज कॉल रेट्स आर हाईली वॉलेटाइल। So now what the
रिक्वायरमेंट इज आरबीआई जो है अपने रेगुलेशंस में ये लिख सकता है कि आप भैया अपने वीकेंड पे, ठीक है, एवरी वीक यू हैव टू मेंटेन दैट सीआरआर। इसका मतलब वीकली इम्पैक्ट हो जाएगा। अगर वो ये कहे कि आपको डेली इतना सीआरआर मेंटेन करना है तो आपकी रेट्स डेली फ्लक्चुएट हो जाएगी। उसी तरह से सीआरआर अगर आर्ली हुआ तो इसका मतलब आपकी कॉल रेट्स जो है आर्ली फ्लक्चुएट कर रही है, एंड दैट इज द रीजन वी से दैट दीज कॉल रेट्स आर हाईली फ्लक्चुएटिंग। तो हमने इस ओवरऑल कंसेप्ट से कॉल मनी के कुछ फीचर्स देखे। वो फीचर्स क्या है? पहली बात, नॉर्मली इट इज शॉर्ट टर्म, इट इज अनसिक्योर्ड, क्योंकि कोई मॉर्गेज की बात नहीं की। हमने ये देखा कि बैंक्स के बीच में हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? इंटर बैंक लोन है। इस पे जो इंटरेस्ट रेट पे की जाती है वो हाईली वॉलेटाइल होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो पर्पस है वो है सीआरआर मेंटेन करने के लिए ये बोरोइंग ली जा रही है। दैट इज व्हाई इट इज हाईली वॉलेटाइल। नाउ we'll understand the relationship between the call money rates and the rates of other instrument. So it says because call money rates are highly fluctuating. So in case if the call money rates are increasing, so what happens is when the call money rate are increasing and the interest rate of the other instruments, okay, उससे अगर हम इसे कंपेयर किया जाए तो अगर ये इंक्रीज है और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की जो रेट्स है वो लोअर है, देन व्हाट हैपेंस इज द बोरोवर, द बैंक्स गेट्स अट्रैक्टेड टू द अदर इंस्ट्रूमेंट। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था सीडी, वो भी शॉर्ट टर्म है तो मनी तो वहां से भी अरेंज किया जा सकता है। तो जैसे ही कॉल रेट हाई होगा तो बैंक्स के लिए बाकी इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। सो वी देन अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द कॉल रेट। जैसे कॉल रेट हाई हुआ उसकी डिमांड क्या हो जाएगी जी? कम हो जाएगी और बैंकिंग सेक्टर भागेगा दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। या The next instrument we are taking is commercial bill or bill of exchange. So we call it as commercial bill और bill of exchange। अब इसका कंसेप्ट हम समझते हैं। हम देखते हैं कि मानो एक बायर था और एक सेलर था। तो सेलर ने क्या किया? अपने गुड्स सेल किए इस बायर को, लेकिन इस बायर के पास में कैश नहीं था तो उसने जो है गुड्स जो है उधार पे लिया, क्रेडिट पे लिया। जब इसने क्रेडिट पे लिया तो सेलर ने क्या किया? इसको एक क्रेडिट का बिल इशू किया। ओके, इसने क्रेडिट बिल इशू किया कि भैया सामान आज आप ले जाइए लेकिन आप मुझे पेमेंट करना 10 दिन बाद। तो इसमें बिल में XX आपने प्रोडक्ट लिया XX अमाउंट का और इसने बोला कि भैया आप 10 दिन बाद में जो है मुझे पैसे दे देना। ओके जी। फिर क्या हुआ? इस सेलर को रिक्वायरमेंट हो गई कैश की, राइट? अब इसको पैसे चाहिए थे लेकिन इसको पता है मैंने तो प्रॉमिस कर दिया 10 दिन का। तो अब ये क्या कर सकता है कि ये जो हमारा बिल है, जो क्रेडिट बिल है, इसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की जगह यूज करेगा और वो इसको एक एंडोजेबल इंस्ट्रूमेंट बनाएगा। एंडोजेबल का मतलब हुआ कि वो आगे से आगे पास हो सके। सो जैसे वो एंडोज कर रहा है तो हमारा जो सेलर हो गया इसको हम कहेंगे ड्रॉवर ऑफ बिल, क्योंकि उसने भैया बिल काट के दिया, राइट? तो ड्रॉवर ऑफ बिल, उसने बिल एक्सेप्ट किया तो ये हो गया हमारा ड्रॉई ऑफ द बिल। नाउ दिस इंस्ट्रूमेंट इज एंडोजेबल। दैट मीन्स अगर इसको 10 दिन पहले पैसे की जरूरत पड़ी, भैया 5 दिन हुए इसे अब कैश चाहिए, इसने बिल को एंडोज कर दिया इन फेवर ऑफ लेट्स से मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। ठीक है, इसने उस इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल बनाया। अब ये कहता है मिस्टर एक्स को, वाई को और जेड को कि आप मुझे 10 दिन बाद तक तो मैं वेट नहीं कर सकता, आप मुझे 5 दिन पहले पेमेंट दे दो ऑन द 5th डे। तो जो हमारा यहाँ पे मिस्टर एक्स वाई या ए है वो क्या करेगा? वो कहेगा कि जो अमाउंट है आपका लेट्स से 100 है लेकिन मैं आपको 5 दिन पहले दे रहा हूँ तो उसको बेनिफिट होना चाहिए। वो कहेगा मैं 100 की जगह आपको 80 दूंगा। ठीक है जी, तो 100 का इसका वैल्यू था, इस इंटरमीडियरी ने उसको 80 दिए, लेकिन जब ये वसूली करने जाएगा बायर के पास में ऑन 10 डे तो इसको 100 मिल जाएगा। तो भैया ड्रॉअर को क्या बेनिफिट हुआ? उसको पैसे जल्दी चाहिए थे, उसको पैसे जल्दी मिल गए, 100 की जगह उससे जी 80 मिला।
इसको क्या बेनिफिट हुआ, इसने आगे 80 दिया लेकिन बायर से जो है 100 पूरा वसूल किया, इसका मतलब 20 की इसने इनकम कमा ली। बायर को क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि इसका प्रॉमिस था कि मेरे को जो पैसे मांगना आएगा वो 10th डे ही आएगा, so he only have to pay on the 10th day. So now this entire concept or entire structure is managed by an instrument called as bill of exchange, या फिर हम इसे कहते हैं ट्रेड बिल या फिर कमर्शियल बिल। और यहाँ पे जो हम मिस्टर ए या मिस्टर बी की बात कर रहे हैं वो हैं हमारे बैंक्स। तो बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स इन बिल को डिस्काउंट कर सकते हैं, तो वो जो अर्निंग होगी उसके बीच में दैट बिकम्स देयर डिफरेंस ऑफ द व्हाट हैज टू बी रियलाइज्ड एंड व्हाट बैंक्स पे, सो दैट इज देयर इनकम, राइट? So there are two more instruments, okay? One is treasury bill and the other is commercial paper. So first we will take up treasury bill. Treasury bill कौन issue करता है? Issue करता है भैया RBI। और इसको एक और जो है, जैसे हमारा नाम होता है और एक घर का नाम होता है, वैसे भी ट्रेजरी बिल का घर का नाम है, उसे हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है? अब कूपन क्या होता है, कूपन होता है इंटरेस्ट रेट, और ये कह रहा है जीरो कूपन, इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट जीरो है, लेकिन इंटरेस्ट इसमें हिडन है। हिडन कैसे है जी, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट इशू होता है डिस्काउंट पे और रियलाइज होता है पार पे। उसका मतलब क्या हुआ कि इसने जो इशू किया वो 80 पे किया, और जब ये रियलाइज करने जाएगा तो ये 100 लेगा, तो इसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो छुपी हुई है, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। अब हमने जैसे सुना था कि भैया ये इशू करता है RBI ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब इसमें इन्वेस्टर का ट्रस्ट ज़्यादा है। जब इन्वेस्टर का ट्रस्ट ज़्यादा है इसका मतलब रिस्क क्या है, वहाँ पे कम है। तो इसके हमने मेन फीचर्स देखे कि ये जीरो कूपन बॉन्ड है, RBI इशू करता है, और इसमें हमारा शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स एज यूजुअल मनी मार्केट में सारा शॉर्ट टर्म होता है, तो इसका टेन्योर क्या हुआ, शॉर्ट टर्म हुआ। और एक फीचर हो गया कि भैया इसमें रिस्क क्या है, लो रिस्क है। Now we'll see what are treasury bills. Treasury bills are the promissory notes. What are its uniqueness? These are highly liquid and have assured yield and it has negligible risk of default. Risk of default means हमारा हुआ bad debts. Bad debts की जो आशंका है वो हो गई negligible, जीरो के बराबर। Then cost. Cost मतलब हमारी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इशू होते हैं एट द प्राइस, क्योंकि हमने बोला कि भैया वो डिस्काउंटेड प्राइस है। तो NCERT में आप देखेंगे द लैंग्वेज यूज देयर इज दैट these are issued at a price lower than the face value. This is how your NCERT books writes this, right? And हम इसमें एक और यूनिक फीचर देखेंगे, उसकी फेस वैल्यू क्या होती है, क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है लार्जर अमाउंट्स में डील करते हैं। ट्रेजरी बिल का जो है अवेलेबल जो स्लॉट्स होते हैं वो एक एक स्लॉट जो है 25,000 रुपये या 25,000 के मल्टीपल्स में चलता है। सो दिस इज ऑल ट्रेजरी बिल। Now I'll take you through the next instrument which is commercial paper. Now we'll understand what commercial paper is. तो उसको याद करने के लिए हमने नोट्स में जो है कुछ क्वेश्चंस बनाए। इसका मतलब हम खुद ही पूछते हैं कि वो कौन इशू करता है, फिर हम पूछते हैं कि भैया वो क्या होता है, कितने टर्म के लिए होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन इशू करता है। उससे पहले हम समझते हैं एक बड़ा ही यूनिक फीचर है कमर्शियल पेपर का। हमारा कमर्शियल पेपर का जो फेस वैल्यू होता है, उसकी जो वैल्यू है वो एक जो उसका लॉट होता है वो होता है 5 लाख का, और कमर्शियल पेपर के जब इश्यूज निकलते हैं वो 1 CR या 1 CR प्लस के इश्यूज निकलते हैं। तो जो फेस वैल्यू से ना हमें ये समझ में आ रहा है इसका मतलब 5 लाख। अगर मेरी रिक्वायरमेंट 1 लाख 2 लाख रुपए तब तो मैं कमर्शियल पेपर का यूज़ ही नहीं करूँगी। तो जिन लोगों को, जिन कंपनीज को बड़े बड़े सम चाहिए वही ये कमर्शियल पेपर यूज़ करेंगे। और बड़ा सम वर्किंग कैपिटल का क्यों चाहिए होगा, जब उसका बिजनेस बड़ा होगा, राइट? तो द बिगर फर्म्स विच आर माई क्रेडिट वर्दी कंपनीज दे इशू कमर्शियल पेपर। तो पहले हमने समझा कि उसका फेस वैल्यू क्या है। भैया फेस वैल्यू तो बड़ा भारी, इसका मतलब सिर्फ क्रेडिट वर्दी कंपनीज जो है
वो कमर्शियल पेपर इशू करती है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। इसका मतलब वो अपना वर्किंग फाइनेंस, अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए कमर्शियल पेपर इशू कर रही है। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी, फेस वैल्यू, और दूसरा हमने पढ़ा कि कौन इशू करता है। फिर हम देखते हैं व्हाट इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की तरह ये भी क्या है, अनसिक्योर्ड है, क्योंकि मॉर्टगेज नहीं है। ये भी एक प्रॉमिसरी नोट है और ये शॉर्ट टर्म है, मीन्स लेस देन 1 ईयर के लिए। दिस इज ऑल्सो नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट। इसको जो है एंडोर्स करके डॉक्यूमेंट को, कमर्शियल पेपर को जो है एक पार्टी दूसरे पार्टी को एंडोर्स कर सकती है। सो दिस इज नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट। देन वी हैव डिलीवरी विद द फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। तो इसका भी जो है टर्म क्या रहेगा जी, फिक्स्ड रहेगा। अब ओवरऑल टर्म इसका कहाँ तक होगा, ऑफ कोर्स लेस देन 1 ईयर, बट इसका जो रेंज है वो स्टार्ट होता है 15 डेज प्लस एंड लेस देन 1 ईयर। Then what is the unique feature of this? The unique feature of commercial borrowing is that the issuance of commercial paper is an alternative to bank borrowing for the large companies. So those large companies, if they want to hire fund, the large funds, ठीक है, instead that they go to bank to borrow these funds, they may issue commercial paper of these higher face values. What is cost? Cost is it is sold at discount and redeemable at par. तो हमने इस पूरे फंडा में इंटरेस्ट की बात नहीं की। तो इसमें भी क्या होता है, ये इशू तो होते हैं डिस्काउंटेड रेट पे, लेकिन जब इसको रिडीम करते हैं तो ये पार पे रिडीम होते हैं। एंड देन लास्ट इज फेस वैल्यू विच वी अंडरस्टूड दैट इट इज 5 लाख या 5 लाख के स्लॉट और एक इशू 1 करोड़ या उससे अबव। So this is now how we are done with the commercial paper and the other money market instruments. Now हमने ये सब कुछ समझ तो लिया जी, लेकिन इसे भैया याद कैसे किया जाए। याद करने के लिए मैं अपनी बैच की एक स्टोरी बताती हूँ। भैया हम स्टोरी बताते हैं। स्टोरी में ऐसा है कि मेरा एक स्टूडेंट था, वो मेरे पास आया कि मैम नोट्स चाहिए। मैंने कहा अच्छा जी आपको नोट्स चाहिए, इसका मतलब आपको चाहिए पेपर। ठीक है मैं पेपर तो दे दूंगी, लेकिन आपने ना बेटा फीस जमा नहीं कराई। सो व्हाट आई डिमांडेड फॉर इज मनी। तो बच्चे ने बोला ठीक है मैं आपको फीस दे देता हूँ, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को बिल चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है आपको इनवॉइस या फिर बिल भी दे दिया जाएगा, लेकिन उससे बिल के साथ में एक और डिमांड रखी। उन्होंने बोला कि मैम आप ना ऐसा कीजिए, मुझे एक पेपर पे लिख के दीजिए कि अगर आप कोर्स कंप्लीट नहीं कराए तो आप मुझे रिफंड दे देंगे। मैंने कहा अच्छा ये तो सर्टिफाई करवा रहा है। तो उसने मुझे एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मांगा, ठीक है, कि मैंने इतना सम जो है डिपॉजिट कर दिया है और इतना टर्म का आपका कोर्स है, ये सब उसने लिखवा के मुझसे लिया, मैंने भी दे दिया। पर मैंने सोचा ऐसे तो पहले बच्चे ने कभी किसी ने नहीं मांगा। तो उससे पूछा आप क्या करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का, कि मैं तो मैडम इसको बड़े सेफली रखूंगा अपनी लॉकर में, अपनी ट्रेजरी के साथ में। मैंने कहा ठीक है जी रख देना। तो उसने क्या किया, अपने ट्रेजरी में अपने बाकी सोने चांदी के साथ में वो जाके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रखा। तो इस पूरी स्टोरी में हमने याद किया नोट्स, पेपर, कमर्शियल पेपर, फीस मांगी मनी, दैट इज माई कॉल मनी, बिल जो इनवॉइस है दैट इज माई कमर्शियल बिल, उसने मुझसे सर्टिफिकेट मांगा दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। हाँ जी आप कहाँ रखेंगे, लॉकर में, ट्रेजरी के साथ में। तो लास्ट इज ट्रेजरी बिल। सो वी अंडरस्टूड एंड वी लर्नड। तो ये हमने ओवरऑल कुछ टॉपिक्स जो है समराइज किए, हमने उसे समझा। सारे जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, आप डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यू सब्सक्राइब दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद द अदर स्टूडेंट्स सो दैट दे माइट ऑल्सो गेट सम हेल्प। थैंक यू।